नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ठोसों की द्रव में विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। यानी ठोसों की द्रव में विलेयता का मतलब ठोस को किस में घोलेंगे अपन, द्रव में, और फिर इनसे प्रभावित होने वाले कारक कौन कौन से हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ठोसों की द्रव में विलेयता। इसकी डेफिनेशन की बात करें अपन तो देखिए इसकी जो हेडिंग है उससे ही इसकी डेफिनेशन बनती है। कैसे बनती है कि ठोस को आप किस में घोल रहे हो, द्रव में। ठोस को किस में घोल रहे हो आप, द्रव में। जब ठोस को आप द्रव में घोल रहे हो इसका मतलब हुआ कि ठोस तो क्या हो गया, विलेय, और द्रव क्या हो गया, विलायक। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी डेफिनेशन बना देंगे कि जब विलेय ठोस अवस्था में, विलेय क्या है, ठोस अवस्था में, तथा विलायक किस में हो, द्रव अवस्था में हो। जब विलेय ठोस अवस्था में तथा विलायक द्रव अवस्था में हो तो ऐसे जो विलयन हैं वो ठोसों के द्रव में विलयन कहलाते हैं तथा यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठोसों की द्रव में विलेयता। जब विलेय जो है वो किस अवस्था में हो, ठोस अवस्था में, विलायक द्रव अवस्था में हो तो ऐसे जो विलयन हैं वो ठोसों के द्रव में विलयन कहलाते हैं तथा यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ठोसों की द्रव में विलेयता। ये इसकी डेफिनेशन हुई। उसके बाद में बात करें अपन इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। अब प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं तो आप देखिए, सबसे पहला है विलेय तथा विलायक की प्रकृति। विलेय तथा विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट। तो विलेय तथा विलायक की प्रकृति से मतलब क्या है कि यदि विलेय तथा विलायक दोनों समान प्रकृति के हैं तो यौगिक विलेय होगा, अन्यथा नहीं। यानी अपन ऐसे कहते हैं लाइक डिजॉल्व इन लाइक, समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। क्या लिख सकते हैं फिर, लाइक डिजॉल्व इन लाइक, समान समान को घोलता है। इसका मतलब क्या है, विलेय तथा विलायक दोनों की प्रकृति समान है तो यौगिक विलेय होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे अपन बात करें कि जैसे NaCl है या शर्करा है, इसको हमने किस में घोला, जल में, जल में घोल रहे हैं इसको। जैसे ही जल में घोला तो आप देखिए NaCl और शर्करा दोनों की प्रकृति क्या होती है, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, और जल भी क्या होता है, ध्रुवीय प्रकृति का। दोनों की प्रकृति क्या है, ध्रुवीय। हम कह रहे हैं समान समान को घोलता है, इसका मतलब दोनों की प्रकृति समान है तो यौगिक विलेय हो जाएगा, अन्यथा नहीं। तो हमने NaCl या शर्करा को अगर हमने जल में घोला तो ये क्या हो जाएंगे, इसमें घुल जाते हैं। आप देखते भी हो दोनों के दोनों क्या होंगे, ये विलेय होंगे। लेकिन हमने अब क्या किया, NaCl और जो शर्करा है, अगर हमने इसको
CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाई सल्फाइड CH2 में घोला तो इन दोनों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अध्रुवीय प्रकृति के हैं ये। अब दोनों के दोनों अध्रुवीय हैं तो इसका मतलब ये इनमें नहीं घुलेगा, तो ये क्या कह देंगे अपन, यहाँ पे अवलय रहेगा। ये हमने उदाहरण देखा कि समान समान को घोलता है, विलय एवं विलायक दोनों की प्रकृति समान है, जिसको घोल रहे हैं और जिसमें घोल रहे हैं दोनों की प्रकृति अगर समान है तो यौगिक विलय होगा, अन्यथा नहीं होगा। अन्य उदाहरण देखें जैसे KCl, KNO3, इनको भी अगर हम वाटर में घोलें तो ये घुल जाएंगे। क्यों घुल जाते हैं, क्योंकि इसकी भी प्रकृति कैसी होती है, ध्रुवीय, और जल की प्रकृति भी कैसी होती है, ध्रुवीय। दोनों की प्रकृति कैसी है, ध्रुवीय, इसलिए ये जल में घुल जाते हैं। लेकिन अगर मैं इनको अध्रुवीय विलायक लूँ जैसे I2 एवं S8 में अगर इनको घोलें तो इनकी प्रकृति कैसी होती है, अध्रुवीय प्रकृति होने के कारण ये जल में क्या होते हैं बताओ, अवलय। जल में क्या होते हैं, अवलय होते हैं। तो हमने देखा कि समान समान को घोलता है, विलय तथा विलायक दोनों की प्रकृति समान है तो यौगिक विलय होगा, अन्यथा नहीं होगा। एक महत्वपूर्ण उदाहरण आप जैसे देखते हो, पेट्रोल है या तेल है, जब आप इसको वाटर में मिलाते हो, जल में जैसे ही मिलाया इसको आपने, तो जैसे ही इसको जल में आप मिलाते हो, ये पेट्रोल या तेल जो होते हैं हाइड्रोकार्बन हैं। हाइड्रोकार्बन ये क्या होते हैं, प्रकृति में अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, और जल जो होता है वो कैसा है, ध्रुवीय प्रकृति का। तो दोनों असमान हो गए, इसलिए ये इसमें नहीं घुलता। आप देखते भी हो जो पेट्रोल या तेल जो होता है वो जल में नहीं घुलता, क्योंकि दोनों की प्रकृति कैसी होती है, असमान होती है, इसलिए जल में क्या रहेगा, अवलय। तो ये हो गया पहला कारक, विलय तथा विलायक की प्रकृति। अब दूसरा फैक्टर देखेंगे अपन, और वो है टेम्परेचर। दूसरा जो कारक है वो है ताप। ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, किसी भी ठोस को जब हम द्रव में घोलेंगे तो ताप उसको कैसे प्रभावित करेगा। तो देखिए ताप के अकॉर्डिंग देखें तो रिएक्शंस की बात करें, अभिक्रियाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो ऊष्माशोषी और एक ऊष्माक्षेपी। कितनी प्रकार की अभिक्रियाएं, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। तो दोनों पे इसका अलग अलग प्रभाव होगा। तो यानी कि अपन देखें जैसे कि एक अवलय ठोस है, उसको जैसे ही विलायक में हमने मिलाया तो एक साम्य स्थापित हुआ और विलयन बन गया। इस साम्य में देखें तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का मान प्लस माइनस एक्स कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस एक्स यानी धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। एंथैल्पी परिवर्तन, डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी परिवर्तन, उसका मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक। इस डेल्टा एच के धनात्मक और ऋणात्मक होने के आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो ऊष्माशोषी और एक ऊष्माक्षेपी।
तो केस नंबर फर्स्ट हमने लिखा जब डेल्टा एच का मान पॉजिटिव है यानी धनात्मक, डेल्टा एच क्या है, धनात्मक, या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एच का मान 0 से क्या है, अधिक। जब डेल्टा एच का मान धनात्मक है तो इसका मतलब अभिक्रियाएं कैसी होंगी, ऊष्मा शोषी। ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऊष्मा शोषी, एंडोथर्मिक। ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का क्या हो, अवशोषण। तो इन अभिक्रियाओं में, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में जिनमें डेल्टा एच पॉजिटिव है, अगर मैंने इन अभिक्रियाओं में क्या बढ़ाया, ताप, इन अभिक्रियाओं में हमने क्या बढ़ा दिया है, ताप बढ़ा दिया। यानी एक तरह से भूखा इंसान था, उसको रोटी की खाने की ज़रूरत थी, तो उसको हमने अगर खाना दे दिया तो वो क्या होगा, उसमें फुर्ती आ जाएगी, आसानी से एक्टिव हो जाएगा वो। तो ऐसे ही ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं की बात कर रहे हैं अपन, जिनमें डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में ऊष्मा का क्या होता है, शोषण होता है। ऊष्मा क्या होती है, आवश्यकता होती है, और वही ऊष्मा हम दे रहे हैं। ताप दिया तो रिएक्शन क्या होंगी, अग्र दिशा में संपन्न होंगी। यानी ताप बढ़ाने पर जो ठोसों की जो द्रव में विलेयता है, ताप बढ़ाया हमने तो ठोसों की द्रव में विलेयता वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। हम कह रहे हैं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा एच का मान धनात्मक होता है। जब हमने ऐसी अभिक्रियाओं पे ताप बढ़ाया, इनको ऊष्मा की ज़रूरत थी, हमने ऊष्मा ही दे दी, तो क्या हुआ, अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न होगी और ठोसों की द्रव में विलेयता का मतलब वो बढ़ जाएगी। अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन, लासातेलिये नियमानुसार। लासातेलिये के नियमानुसार ये पहला केस देखा हमने। इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वो उदाहरण क्या बन जाएंगे, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, NH4Cl, KCl, AgNO3, NaNO3, KI आदि। इन अभिक्रियाओं में ये जो ठोस हैं, इन ठोसों पर हमने क्या किया, अगर इनको घोलना चाह रहे हैं, एक बार हमने ये सामान्य वाटर में घोले और एक बार क्या किया, हमने टेम्परेचर दे दिया गर्म करने के लिए, गर्म कर दिया, तो इसका मतलब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया पे उदाहरण है। ये ऊष्मा की क्या होती है, इनको आवश्यकता होती है। हमने जैसे ही टेम्परेचर दिया तो ये अब तेज़ी से क्या होगा, इनमें घुल जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल हैं किसके, जब जिन अभिक्रियाओं में डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के, यानी जिनमें ऊष्मा बढ़ाने पर या ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न होती है, अर्थात ठोसों की द्रव में विलेयता का मान बढ़ जाता है। दूसरे प्रकार की रिएक्शन देखें अपन, केस नंबर सेकंड देखें। लासातेलिये के नियमानुसार जब डेल्टा एच बराबर नेगेटिव, इसका मतलब ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब ये हुआ कि इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से कम है, तो ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा क्षेपी का मतलब ऊष्मा का क्या होता है, क्षेपण होता है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा निकलती है। तो इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, ऊष्मा निकल रही है, पहले से ही निकल रही है। कोई धपा हुआ इंसान है और उसको आप ज़बरदस्ती खाना खिला दो तो उसको क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी, तो रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। यानी हमने अगर ऐसी अभिक्रियाओं पर ताप बढ़ाया, हमने क्या किया, ऐसी अभिक्रियाओं पे जिनमें डेल्टा एच नेगेटिव है, ऋणात्मक है, ऊष्मा का क्या कर रही हैं, वो उत्सर्जन कर रही हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं में अगर हमने ताप बढ़ाया तो उनको ऊष्मा की आवश्यकता ही नहीं थी। तो ऐसी अभिक्रियाओं में ठोसों की द्रव में जो विलेयता है
उसका मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठोसों की द्रव में विलेयता का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, Li2SO4, लिथियम सल्फेट और कैल्शियम एसीटेट, ये इनके उदाहरण हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। इन अभिक्रियाओं में अगर ऊष्मा यानी ताप बढ़ाया जाए तो ये अभिक्रियाएं पश्चिम दिशा में संपन्न होंगी, अर्थात इन अभिक्रियाओं में अगर ताप बढ़ाया जाए तो ठोसों की द्रव में विलेयता का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एक एग्जाम्पल बात करें अपन ग्लूवर लवण, फॉर्मूला होता है Na2SO4 10H2O। इसमें देखें ग्लूवर लवण के लिए ये स्पेशल बात होती है। इसके लिए हमने पढ़ा कि ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में दोनों के लिए अलग अलग टेम्परेचर का इफेक्ट है, लेकिन इसमें देखें तो ग्लूवर लवण के लिए 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक 32 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर 32 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो ठोसों की द्रव में विलेयता, ठोसों की जो द्रव में विलेयता है उसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन क्या कह दिया, अगर 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप करने पर ठोसों की द्रव में विलेयता घट जाती है। ठोसों की द्रव में विलेयता घट जाती है। क्यों घट जाएगी, क्योंकि जैसे ही इसके बाद में टेम्परेचर हमने दिया तो इसके अंदर 10 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये वाष्प बनकर क्या हो गए, उड़ जाएंगे, यानी क्रिस्टलन जो जल है वो पृथक हो जाएगा और उसके कारण ठोसों की द्रव में विलेयता का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि अधिक ताप पर क्रिस्टलन जल पृथक हो जाता है। ये स्पेशल एग्जाम्पल होता है इसका कि ग्लूवर रबड़ जो होता है उसका फॉर्मूला है Na2SO4.10H2O, जिसमें अपन क्या करते हैं 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक अगर उसको बढ़ाएं तो ठोसों की द्रव में विलेयता का मान क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन इससे जैसे ही टेम्परेचर को हमने ज़्यादा किया तो क्या होगा कि जो इसके अंदर जो क्रिस्टलन जल के अणु जुड़े हुए हैं वो वाष्प बनकर बाहर निकल जाएंगे, वो पृथक हो जाएंगे, जिसके कारण ठोसों की द्रव में विलेयता का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है। थैंक यू।